लेते हैं। जो लास्ट वाला क्वेश्चन था आई थिंक उसी में ही डाउट होगा, और तो किसी में कोई डाउट नहीं हो सकता है। अ बैक्टीरिया गेट्स डबल इन 1 मिनट, इट फिल्स अ कप इन 20 मिनट। एक बैक्टीरिया है, उसका वो 1 मिनट में डबल हो जा रहा है, 1 मिनट में वो डबल हो जा रहा है, ठीक है। उस बैक्टीरिया ने एक कप को फिल कर दिया कितने, 20 मिनट में। तो हम पूछ रहे हैं कि वो कप को हाफ फिल कब तक करेगा। द आंसर इज 19 मिनट्स। आंसर इज 19 मिनट्स। 50-50 आंसर दिए, किसी ने 19 लिखा है, किसी ने 10 लिखा है। जो जिन्होंने 11th में, मैंने ये क्वेश्चन एक बार तुम्हें कराया था, अगर याद ना हो तो 11th में मैंने तुम्हें ये क्वेश्चन करा चुकी हूँ। ध्यान से देखो, ऑब्वियस सी बात है यार, अगर 20 मिनट्स में वो फिल कर रहा है, टोटल 20 मिनट्स में फुल हो गया है, ठीक है, और बैक्टीरिया जो है वो डबल हो जा रहा है। बैक्टीरिया क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। माइक ऑफ कर लो जिसका माइक ऑन है, ठीक है। अब अगर वो हाफ 1 मिनट में वो डबल हो जा रहा है, तो फुल कितने मिनट में, 20 मिनट में। 20 मिनट से तुम 1 मिनट लेस कर दो तो उतने में वो हाफ हो जाएगा ना। मान लो मैं यहां से लेकर चलती हूं कि बैक्टीरिया जो है वो 19 मिनट में हाफ है, ठीक है। अब ये सारे के सारे बैक्टीरिया डबल हो जाएंगे, यानी अब ये अपने आप को 1 मिनट के अंदर डबल करके 20 मिनट्स में फुल हो जाएंगे। तो जिन्होंने भी 10 आंसर दिया है वो बिल्कुल गलत है पहले तो, ठीक है। 10 आंसर बिल्कुल गलत है। द आंसर जाती है सबसे पहले तो व्हाई डीएनए इज पैकेज एंड हाउ डीएनए इज पैकेज। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बेसिस है बेसिकली डीएनए के लिए, पढ़ने के लिए बहुत अच्छे टॉपिक है। अब स्टार्ट करते हैं ह्यूमन डीएनए से। ह्यूमन डीएनए जो है उसमें 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर होते हैं, ठीक है। हम समझ रहे हो ना, 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर होते हैं, ठीक है। और हर एक बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर इज 0.34 नैनोमीटर, 0.34 नैनोमीटर। तो मुझे ये बताइए कि लेंथ ऑफ डीएनए क्या होगी। ये कंसेप्ट हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखिए। बताइए लेंथ ऑफ द डीएनए क्या होगी। अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर। माइक ऑन है किसी का, माइक ऑफ करो, माइक ऑफ कीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे किस बेसिस पे कह रहे हैं, देखो उमा, लास्ट क्लास में मैंने जो एग्जांपल दिया था वो ये था कि जो डिस्टेंस है बिटवीन टू नाइट्रोजनस बेस इज 3.4 नैनोमीटर, और जो नंबर ऑफ बेस पेयर है वो 10 है। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, 0.34 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया था, और आंसर इज 3.4 नैनोमीटर। दैट मीन्स ये हमने लेंथ निकाल ली थी। इस बार हमने क्या करा है, हमने पूरे के पूरे, हमने लास्ट क्लास में हमने एक सेक्शन ऑफ डीएनए की लेंथ निकाली थी ना, इस बार हमने पूरा का पूरा डीएनए बता दिया है कि मैंने पूरे के पूरे डीएनए में 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर है, और हर एक बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस है 0.34 नैनोमीटर का। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास पूरी की पूरी लेंथ आ जाएगी ना डीएनए की, हमारे पास पूरी की पूरी लेंथ आ जाएगी, which comes out to be approximately 2 meters, right? Which comes out to be approximately 2 meter. But you will be amazed to know that कि जो न्यूक्लियस है, आपका जो न्यूक्लियस है उसकी जो अप्रोक्सीमेटली उसका जो साइज है, उसकी जो डायमेंशन है वो अप्रोक्सीमेटली है 10⁻⁻6 मीटर। 10⁻⁻6 मीटर, इतना छोटा सा न्यूक्लियस है। 2 मीटर इतना बड़ा तुम्हारा डीएनए है। डीएनए इस छोटे से न्यूक्लियस में कैसे अपना जगह कैसे बनाएगा, ये हम अब पढ़ेंगे इन पैकेजिंग ऑफ डीएनए, ठीक है। इज दिस क्लियर?
करूं, ठीक है। मैं बात करती हूँ ई कोलाई की। अब ई कोलाई में कितने बेस पेयर होते हैं? 4.6 इंटू 10⁻6, ठीक है। जो बेस पेयर है वो 4.6 इंटू 10⁻6 है, और इस हिसाब से इसकी जो टोटल लेंथ निकलती है, ई कोलाई डीएनए की लेंथ जो है, लेंथ ऑफ डीएनए, वो आती है कितनी? 1.36 mm, 1.36 mm। बट ये आपको जानकर हैरानी होगी, जो सेल है, ई कोलाई क्या है? यूनिसेलुलर है ना। ई कोलाई क्या है? बैक्टीरिया है, यूनिसेलुलर है। उस बेचारे की तो सेल की ही जो साइज है, जो डायमेंशन है, वो 1 माइक्रोमीटर है। वो खुद ही इतना स्मॉल है, तो वो 1.36 mm डीएनए को कैसे अपने अंदर ऑक्यूपाई करेगा? हियर द कंसेप्ट ऑफ डीएनए पैकेजिंग कम, हियर द कंसेप्ट ऑफ डीएनए पैकेजिंग कम। अब डीएनए को पैकेज करा जाता है किसमें? न्यूक्लियस में। क्लियर? क्लियर? चलिए देखते हैं अब इस डीएनए को कैसे पैकेजिंग करा जाता है। पहले हम डीएनए को पहले पैकेजिंग देखेंगे प्रोकैरियोट्स में, फिर डीएनए की पैकेजिंग देखेंगे यूकैरियोट्स में। ओके, तो ये डायग्राम आपको क्या दिखा रहा है? अभी हमने देखा कि जो लेंथ ऑफ द डीएनए है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर्स, राइट। लेंथ ऑफ द डीएनए इज अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर्स। यहाँ पे देखिए प्रोकैरियोटिक सेल का यहाँ पे डायमेंशन दी हुई है अप्रोक्सीमेटली 1 माइक्रोमीटर, एंड यूकैरियोटिक सेल का बताया हुआ है अप्रोक्सीमेटली 10 to 100 माइक्रोमीटर। देन अगेन प्रोकैरियोटिक के केस में जो आपका न्यूक्लियस होता है, इट इज नॉट वेल डिफाइंड because it is not enclosed in nuclear envelope। सिंपल ऐसे ही आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड, राइट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड। एंड यू हैव इन यूकैरियोटिक्स के केस में प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। क्लियर? प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे देखिए हैप्लॉइड क्रोमोसोम है, यहाँ पे n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, यहाँ पे 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे हर एक क्रोमोसोम की सिर्फ सिंगल कॉपी है, और यहाँ पे हर एक क्रोमोसोम की डबल कॉपी प्रेजेंट है। क्लियर? सो द बेस पॉइंट यहाँ पे क्या होगा कि डीएनए की जो लेंथ है वो ज्यादा है, बट जो सेल है उसका डायमेंशंस, उसका साइज कम है। सो देयर नीड टू बी अ प्रॉपर पैकेजिंग ऑफ डीएनए सो दैट इट कैन बी इनक्लोज्ड इनटू द न्यूक्लियस। ओके, ठीक है। ओके, अब हेडिंग डालो डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स। डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स। डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में हमें पता है डीएनए किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। डीएनए मैंने आपको एक पर्टिकुलर, अगर याद ना हो किसी को, मैं बता देती हूँ, न्यूक्लियोइड की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है डीएनए। न्यूक्लियोइड या फिर जीनोपोर, इस फॉर्म में डीएनए प्रेजेंट रहता है। किसमें? प्रोकैरियोट्स में। क्योंकि प्रोकैरियोट्स में क्या है? इट इज नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो डीएनए जो है वो साइटोप्लाज्म में सुपर कोएड फॉर्म में मिलता है। डीएनए इन साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट इन सुपर कोइल्ड फॉर्म, सुपर कोइल्ड फॉर्म। अब ये जो कोइलिंग होती है वो किसकी मदद से होती है? ध्यान से सुनना। दिस कोइलिंग इज बाय, दिस कोइलिंग इज बाय नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, नाम क्या है इन नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स को? हम क्या कहते हैं? पॉलीअमीन्स। क्या कहते हैं हम इन्हें? पॉलीअमीन्स। और अमीन्स है, दैट मीन्स दे आर पॉजिटिवली चार्ज। अमीन्स है, दैट मीन्स दे आर पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है। ये जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स है, ये आपके डीएनए के साथ कॉइलिंग में हेल्प करते हैं। डीएनए का चार्ज क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज। व्हाई इट इज नेगेटिवली चार्ज? बिकॉज यहाँ पे फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, दैट मीन्स फॉस्फेट ग्रुप
प्रोवाइड्स नेगेटिवली चार्ज टू द डीएनए। अब ये जो पॉलीअमीन्स हैं ये डीएनए के साथ रैप अराउंड कॉइलिंग कर जाते हैं, और कॉइलिंग करने के बाद क्यों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को इंटरेक्ट करेगा, तो इस वजह से कॉइलिंग करने के बाद ये एक तरीके से पैकेज हो जाते हैं, एंड द पैकेज स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड। इस पैकेज स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोइड कहा जाता है। मैं तुम्हें बताती थी ना कि ये आपका क्या नाम है सिंगल सेल है, और यहाँ पे ऐसे बेचारा पड़ा हुआ है तुम्हारा क्या नाम है न्यूक्लियस, जो आपका डीएनए सॉरी जो आपका डीएनए वो ऐसे ही प्रेजेंट रहता है। ऐसे ही प्रेजेंट नहीं रहता, वो सुपर कोइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। और सुपर कोइल्ड फॉर्म में क्यों प्रेजेंट रहता है, क्योंकि ये जो डीएनए है ये किसके साथ इंटरेक्ट करता है, ये नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन्स के साथ इंटरेक्ट करता है। और आपको पता है ये नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन्स पॉजिटिवली चार्ज है, डीएनए आपका नेगेटिवली चार्ज है, एंड दिस इंटरेक्शन makes the coiling of the your prokaryotic DNA stable। ये जो coiling maintain किसकी वजह से रहती है, क्योंकि कोई भी चीज अगर coil कर गई तो वो आसानी से uncoil भी तो हो सकती है, राइट? coil है तो वो uncoil भी हो सकती है, तो उसे coil structure में maintain रखने का काम कौन करता है, these non-histone proteins। am I clear? हाँ, अब थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जितने भी प्रोटीन्स जो हैं वो डीएनए पैकेजिंग में इन्वॉल्व होते हैं, प्रोटीन्स इन्वॉल्व्ड इन डीएनए पैकेजिंग, इन डीएनए पैकेजिंग, उनके बारे में हम एक बार एक ब्रीफ फ्लोचार्ट वे में बात कर लेते हैं। दो टाइप के प्रोटीन्स होते हैं हमारे पास, एक है बेसिक प्रोटीन्स, we have basic proteins, and then we have acidic proteins। we have basic proteins and then we have acidic proteins। basic proteins में आपके पास आते हैं positively charged, right? basic proteins are positively charged। इसको इस तरीके से लिख लो, simple, positively charged, ठीक है? And positively charged, why they are positively charged? Because they contain positively charged amino acid। positively charged amino acid present होते हैं। And what sort of positively charged amino acid? You have lysine and arginine। अभी हम जब हिस्टोन के बारे में बात करेंगे तब हम बात करेंगे कि उनमें दो पर्टिकुलर प्रोमिनेंट टाइप के अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, विच आर बेसिक इन नेचर, and why they are basic in nature, we will also talk about it। now acidic में आपके पास आते हैं non histone chromatin proteins, ठीक है? NHC, इसमें इतना वो करने की जरूरत नहीं है, you have non histone proteins। okay, next यहाँ पे basic proteins, they are further divided into histones and protoamines। histone and protoamines। हिस्टोन्स के बारे में हम बात करेंगे। हिस्टोन्स में आपके पास जो बेसिक अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है, देखो जो बेसिक प्रोटीन्स है दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू हिस्टोन्स एंड प्रोटोअमीन्स। हिस्टोन्स में जो प्रोमिनेंट बेसिक अमाइनो एसिड हैं दे आर लाइसिन एंड आर्जिनिन, लाइसिन एंड आर्जिनिन, क्लियर? एंड प्रोटोअमीन्स कहां पे पाए जाते हैं? दीज आर द प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट इन द स्पर्म्स फॉर टाइट पैकेजिंग, क्लियर? दे आर प्रेजेंट इन द स्पर्म्स फॉर टाइट पैकेजिंग, ठीक है? तो दिस वॉज एन ओवरव्यू ऑफ द प्रोटीन्स विच आर इन्वॉल्व इन डीएनए पैकेजिंग। जितने भी प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं वो सारे यहाँ पे आपको मैंने एक कंडेंस फॉर्म में दे दिए। नेक्स्ट वी कम टू, ओके, लेट्स टॉक अबाउट नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। अब ये जो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स है दे आर एसिडिक, दे आर एसिडिक इन नेचर, क्लियर है? तो यहाँ पे कौन कौन से टाइप के होते हैं? ये 3 टाइप्स के होते हैं, दे आर ऑफ 3 टाइप्स। पहला
स्ट्रक्चरल नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, दूसरा है फंक्शनल नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स जिनका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल यहां पे आपके आते हैं डीएनए पॉलीमरेज एंड आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज एंड आरएनए पॉलीमरेज। सी डीएनए पॉलीमरेज जो है वो आप मेरे साथ पढ़ोगे रेप्लिकेशन में, एंड आरएनए पॉलीमरेज आप पढ़ोगे मेरे साथ ट्रांसक्रिप्शन में। क्लियर? दीज आर द एंजाइम्स। डीएनए पॉलीमरेज आप रेप्लिकेशन में पढ़ोगे मेरे साथ, रेप्लिकेशन, एंड आरएनए पॉलीमरेज आप पढ़ोगे मेरे साथ ट्रांसक्रिप्शन में। ठीक है। नेक्स्ट यू हैव रेगुलेटरी नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स जो रेगुलेट करने का काम करते हैं, यानी कि जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं, जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल जीन एक्सप्रेशन। यानी कोई जीन, कोई डीएनए एक्सप्रेस होगा या नहीं होगा, दैट मीन्स वो प्रोटीन बनाएगा या नहीं बनाएगा, वो कौन कंट्रोल करता है? रेगुलेटरी नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स कंट्रोल करते हैं। यहां पे 4 हिस्टोन है हमारे पास, H2A, H2B, H3 and H4, right? These 4 histones will join together and form a core histone. अभी हमने बात करी कि we have 5 types of histone, 5 types of histone है, इसमें से 4 टाइप जो है वो क्या बनाते हैं? कोर हिस्टोन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वो कोर हिस्टोन बनाते हैं। रह गया एक, वो क्या करेगा? वो लिंकर हिस्टोन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लिंकर हिस्टोन कहलाएगा। ठीक है, 4 टाइप के कोर हिस्टोन कहलाएंगे, एक जो बचा वो लिंकर हिस्टोन कहलाएगा। कौन से कोर हिस्टोन कहलाएंगे? दीज H2A, H2B, H3 एंड H4, ये कहलाएंगे कोर हिस्टोन। और कौन सा रह गया? कौन सा गया? H1, ये कहलाएगा लिंकर हिस्टोन। ठीक है, तो अभी पहले इन कोर हिस्टोन्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो कोर हिस्टोन है कितने टाइप के हैं? 4 टाइप के, H2A, H2B, H3 एंड H4। ये चारों जो हैं ये पेयर में एसोसिएटेड होते हैं, दे आर एसोसिएटेड इन पेयर। ध्यान से देखिए, यहाँ पे ऊपर दिस इज H4, दिस इज H2A, दिस इज H2B एंड दिस इज H3, राइट? उसी के नीचे आपको एक और यूनिट मिलेगी, यहाँ पे भी H2A, H4, H3 एंड पीछे आपका H2B प्रेजेंट होगा। यानी कि ये जो 4 हिस्टोन प्रोटीन्स है ये पेयर में प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर? फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, ये 4 ऐसे प्रेजेंट है, H2A, H3, H2B, H4, और उसके पीछे दोबारा से 4 हिस्टोन प्रोटीन्स पेयर में एसोसिएटेड है, पेयर में एसोसिएटेड है। तो यानी टोटल कितने हो गए? 8 हिस्टोन प्रोटीन्स हो गए। टोटल कितने हो गए? 8 हिस्टोन प्रोटीन्स। एंड दिस स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड एज ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर। ऑक्ट स्टैंड्स फॉर 8, राइट? दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज हिस्टोन ऑक्टामर, या फिर हम इसे ये कह सकते हैं न्यू बॉडीज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यू बॉडीज। ये पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है? यस। तो ये जो 4 हमारे पास हिस्टोन्स हैं ये कैसे एसोसिएटेड होते हैं, कैसे ज्वाइन होते हैं, वो बारे में यहाँ पे बात करी गई है। अब ये हिस्टोन क्या है? प्रोटीन्स है। हिस्टोन क्या होते हैं? दीज आर द प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स में एक एन टर्मिनल होता है और एक सी टर्मिनल होता है। एन टर्मिनल इज फॉर अमाइनो टर्मिनल जिसमें आपका NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है, एंड सी टर्मिनल इज द कार्बोक्सिलिक टर्मिनल। सी टर्मिनल इज द कार्बोक्सिलिक टर्मिनल जिसमें आपका COOH ग्रुप प्रेजेंट रहता है। हर एक प्रोटीन में ऐसा सिनेरियो होता है, हर एक प्रोटीन में। ठीक है, हमारे पास कितने टाइप के प्रोटीन है? 4 हिस्टोन प्रोटीन है। यानी हर एक हिस्टोन प्रोटीन के पास अपना एक एन टर्मिनल होगा और अपना एक सी टर्मिनल होगा, राइट? तो यहाँ पे देखिए इस हिस्टोन प्रोटीन का, दिस इज व्हाट? दिस इज H4। इस हिस्टोन प्रोटीन के पास अपना एक अमाइनो टर्मिनल टेल है,
यहाँ पे इसके पास एक अपनी अमाइनो टर्मिनल टेल है, ये येलो वाला इसका है, एंड देन ब्लू वाली जो टेल है वो इस हिस्टोन प्रोटीन की है। और जो बची हुई टेल्स हैं वो कौन सी है, जो इसके पीछे हमारे पास, मैंने बताया ना हिस्टोन जो है वो ऑक्टामर में प्रेजेंट होते हैं, पेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो बाकी टेल्स हैं वो बाकी बची हुई हिस्टोन प्रोटीन्स की हैं। तो यानी कि मेरा कहना ये है कि जब ये हिस्टोन प्रोटीन्स आपस में एसोसिएट करते हैं, जब ये हिस्टोन प्रोटीन्स आपस में एसोसिएट करते हैं तो ये इनके पास अपनी खुद की अमाइनो टर्मिनल जो टेल होती है, इट इज आउटवर्डली प्रोजेक्टेड, ये आउटवर्डली प्रोजेक्टेड रहती है। ये यहाँ पे इसकी अमाइनो टर्मिनल टेल आउटवर्डली प्रोजेक्टेड रहती है। तो इसको क्लीव ऑफ करना बहुत जरूरी है, राइट। प्रॉपर न्यूक्लियोसोम की फॉर्मेशन के लिए इस एन टर्मिनल को क्लीव ऑफ करना जरूरी होता है। तो आप मुझे एक बात बताइए, जब आप किसी भी चीज का डाइजेशन करते हैं तो कोई एक पर्टिकुलर एंजाइम यूज करते हैं, राइट। यानी कि लिपिड का ब्रेकडाउन आप किससे करते हैं, लाइपेज से, राइट। और इसी तरीके से प्रोटीन को अगर आप क्लीव ऑफ करोगे, प्रोटीन का अगर ब्रेकडाउन करोगे तो क्या यूज करोगे, प्रोटीएज यूज करोगे, प्रोटीन के ब्रेकडाउन के लिए प्रोटीएज यूज करोगे। इसलिए यहाँ पे जब एक न्यूक्लियोसोम को ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स है, इनकी जो आउटवर्डली प्रोजेक्टेड अमाइनो टर्मिनल टेल है, इनको हमने प्रोटीएज ट्रीटमेंट दिया तो ये क्या हो गई, ये चॉप्ड ऑफ हो गई, क्लीव्ड ऑफ हो गई, और हमारे पास एक प्रॉपर न्यूक्लियोसोम फॉर्म हो गया है। अभी मैं सिर्फ ये हिस्टोन की बात कर रही हूं, अभी मैं डीएनए की बात नहीं कर रही हूं, अभी मैंने डीएनए की बात नहीं करी है यहाँ पे। क्लियर है, अब ये पॉइंट क्लियर है। ओके, नेक्स्ट वी कम टू न्यूक्लियोसोम। उससे पहले थोड़े बेसिक पॉइंट समझ लेते हैं, ठीक है। क्रोमैटिन क्या होता है, क्रोमैटिन इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन, क्रोमैटिन इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन, जिसमें आपके क्या क्या प्रेजेंट है, यहां पे आपका प्रेजेंट होता है डीएनए प्लस आरएनए प्लस प्रोटीन, प्लस प्रोटीन। It is a simple thread-like structure. It is a simple thread-like structure. Simple thread-like structure. जो आप मेरे साथ उसमें नहीं पढ़ते, जब हम 11th में इंटरफेस के टाइम पे हम सेल को जब देखते हैं तब हमें क्रोमैटिन फाइबर्स ही दिखाई देते हैं। क्लियर। नाउ इफ वी टॉक अबाउट क्रोमोसोम्स, it is a condensed form of chromatin. It is a condensed form of chromatin. Condensed form of chromatin. यानी कि अगर chromatin fibers condensed हो जाएं, then they form chromosome. Like this is your, suppose this is your chromatin and इनमें condensation हो जाता है, so this is your chromosome. This is your chromatin and this is your chromosome. क्लियर है। अब बात करते हैं हम न्यूक्लियोसोम की, राइट। न्यूक्लियोसोम में आपके पास क्या क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ 200 बेस पेयर डीएनए प्लस हिस्टोन ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर। ध्यान से देखिए मैंने क्या बोला है, हिस्टोन ऑक्टामर प्लस 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए। चलो बना दो हिस्टोन ऑक्टामर, ये कंसिस्ट ऑफ 8 हिस्टोन, हमने बना दिया हिस्टोन ऑक्टामर, हमने क्या बना दिया, हिस्टोन ऑक्टामर। और इस हिस्टोन ऑक्टामर पे अप्रोक्सीमेटली 200 बेस पेयर डीएनए कोइल्ड अराउंड हो जाता है, रैप अराउंड हो जाता है। दिस इज योर डीएनए, ये क्या है आपका डीएनए विच इज wrap around your histone octamer, which is wrap around your histone octamer. This is 200 base pair of DNA. सिर्फ 200 बेस पेयर डीएनए रैप अराउंड होता है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम।
ठीक है, जिसमें से दिस इज योर हिस्टोन ऑक्टामर and this is your 200 base pair DNA which is wrap around your histone octamer. क्लियर? तो यहाँ पे फिगर देखिए, दिस इज अ न्यूक्लियोसोम जिसमें आपका बीच में हिस्टोन कोर है, ठीक है, यहाँ पे हिस्टोन्स है सारे, और 200 बेस पेयर डीएनए रैप अराउंड हो रखा है. दिस इज ऑल्सो अ न्यूक्लियोसोम, ठीक है. यहाँ पे 147 बेस पेयर दिया हुआ है, आपकी एनसीईआरटी में 200 बेस पेयर दिया हुआ है. सो यू विल फॉलो योर एनसीईआरटी ओनली. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम. अब देखिए, एक न्यूक्लियोसोम और दूसरे न्यूक्लियोसोम के बीच में जो डीएनए होता है उसको हम कहते हैं लिंकर डीएनए. एक न्यूक्लियोसोम और दूसरे न्यूक्लियोसोम के बीच में जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है, जो डीएनए प्रेजेंट है यहाँ पे, दिस डीएनए इट इज कॉल्ड एज लिंकर डीएनए. और यही लिंकर डीएनए पे आपके H1 हिस्टोन एसोसिएटेड होते हैं. इसी लिंकर डीएनए पे H1 हिस्टोन एसोसिएटेड होते हैं. यानी कि यहां पे देखिए, H1 हिस्टोन इज नॉट पार्ट ऑफ न्यूक्लियोसोम. H1 हिस्टोन इज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियोसोम. ये सही है या गलत है? ये लाइन सही है या गलत है? ओके, तो देखिए ये लाइन बिल्कुल सही है. H1 हिस्टोन न्यूक्लियोसोम का पार्ट नहीं होता है. H1 हिस्टोन इज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियोसोम. हम इसे थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं. अब बात करते हैं कोर हिस्टोन. कौन से हैं? H2A, H2B, H3, H4, ठीक है. और इन पे क्या बाउंड है? डीएनए बाउंडेड है, ठीक है. डीएनए बाउंडेड है. डीएनए इज रैप्ड अराउंड, एंड ये जो रैप अराउंड डीएनए है ये इट इज अप्रोक्सीमेटली 200 बेस पेयर, ठीक है. यहाँ पे दीज आर द कोर हिस्टोन्स. या फिर आप इसे हिस्टोन ऑक्टामर भी कह सकते हो. अब आप इसे हिस्टोन ऑक्टामर ही कहोगे. इट इज हिस्टोन ऑक्टामर. क्लियर है? अब कुछ थोड़ा सा आगे चलते हैं हम. कुछ डिस्टेंस पे दोबारा से ये डीएनए जो है ये हिस्टोन ऑक्टामर पे रैप अराउंड है. दोबारा से ये डीएनए जो है ये हिस्टोन ऑक्टामर पे रैप अराउंड है, ठीक है. तो दिस इज अ न्यूक्लियोसोम. ये एक न्यूक्लियोसोम हो गया. दिस इज अनदर न्यूक्लियोसोम. Why? Because nucleosome consists of histone octamer plus DNA. Histone octamer plus DNA, ठीक है. और दो न्यूक्लियोसोम के बीच में जो डीएनए प्रेजेंट है उसे हम क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड एज लिंकर डीएनए. इसे क्या कहेंगे? लिंकर डीएनए. और यहीं पर ही लिंकर डीएनए में आपका क्या प्रेजेंट होगा? H1 हिस्टोन यहां पे प्रेजेंट होगा. सो दैट्स व्हाई मैंने ये लाइन बोली थी कि H1 हिस्टोन इज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियोसोम. H1 हिस्टोन न्यूक्लियोसोम का पार्ट नहीं है. इट इज अ पार्ट ऑफ लिंकर डीएनए. इट इज अ पार्ट ऑफ लिंकर डीएनए. ये पॉइंट क्लियर है अब? हाँ जी. तो हमने बेसिक पढ़ लिया. न्यूक्लियोसोम कैसे बनता है हमने ये पढ़ लिया. हिस्टोन ऑक्टामर कैसे फॉर्म होते हैं ये हमने पढ़ लिया. अब हम ये पढ़ेंगे कि डीएनए पैकेजिंग होती कैसे. वैसे तो हम ये साथ साथ पढ़ चुके हैं, बट दोबारा एक बार देखो. अप्रोक्सीमेटली 200 बेस पेयर डीएनए रैप करता है किस पे? रैप अराउंड हिस्टोन ऑक्टामर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यू बॉडी. इसे क्या कहा जाता है? न्यू बॉडी. क्लियर? एंड ये जो
आपका 200 बेस पेयर डीएनए रैप अराउंड करता है, इट अप्रोक्सीमेटली मेक्स 1/3 टर्न। अब ये 1/3 टर्न क्या है, ध्यान से सुनो, ये एक टर्न होता है पूरा, ठीक है, दिस इज 1 कंप्लीट टर्न। एंड अगर दोबारा यहां से ये टर्न हाफ इतना, दिस इज 1/3। पहले ये पूरा एक कंप्लीट टर्न, रुके मैं दोबारा बता देती हूं, दिस इज सी, दिस इज 1 कंप्लीट टर्न, ठीक है, 1 कंप्लीट टर्न हो गया ये। एंड यहां पे अब इसी टर्न को मैं कंप्लीट ना करके 3/4 करूं यहां तक, दिस इज हाफ, एंड उससे थोड़ा सा आगे 3/4, तो दिस इज 1/3/4 टर्न ऑफ डीएनए, यानी कि इतना डीएनए जो है वो हिस्टोन ऑक्टामर पे रैप करता है, ठीक है, इतना डीएनए हिस्टोन ऑक्टामर पे रैप करता है। हिस्टोन कंप्लीट्स 1/3/4 टर्न, डीएनए कंप्लीट्स 1/3/4 टर्न ऑन द हिस्टोन। क्लियर है ये पॉइंट? ओके, सो नाउ आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। तो जब न्यूक्लियोसोम, अब देखिए होता क्या है, सी दिस इज योर न्यूक्लियोसोम, इस पे क्रोमैटिन बाउंड है, ठीक है, फिर न्यूक्लियोसोम उस पे क्रोमैटिन बाउंड है, फिर न्यूक्लियोसोम उस पे क्रोमैटिन बाउंड है। तो इस तरीके से ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। अब जब इस स्ट्रक्चर को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा गया, क्योंकि इट इज इसे नॉर्मल माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते, सिंपल या कंपाउंड माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते, जब हमने इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा तो ये इट वाज अपीयरिंग एज अ बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। स्ट्रिंग का क्या मतलब होता है, एक धागा, राइट, दिस इज योर स्ट्रिंग, देखिए दिस इज योर स्ट्रिंग, ये आपका धागा है, और जो आपके न्यूक्लियोसोम है दे आर अपीयरिंग एज अ बीड, जो न्यूक्लियोसोम है दे आर अपीयरिंग एज अ बीड, ठीक है। तो जब इस स्ट्रक्चर को इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में देखा गया, माइक्रोस्कोप में देखा गया सॉरी, तो इट वाज अपीयरिंग एज अ बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, इट वाज अपीयरिंग लाइक अ बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। अब देखिए हाँ जी, यहाँ पे देखिए इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियोसोम, ठीक है, एंड दिस इज हिस्टोन ऑक्टामर, यानी कि यहाँ पे कौन कौन से हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे, H2A, H2B, H3 एंड H4, राइट। उसके बाद आपका डीएनए जो है वो रैप अराउंड है, कितना डीएनए रैप अराउंड है, 200 बेस पेयर डीएनए रैप अराउंड है, और ये 1/3/4 टर्न कंप्लीट कर रहा है। क्लियर क्लियर। अब देखिए यहाँ पे ये जो H1 हिस्टोन है, ये दिस इज योर H1 हिस्टोन, ये आपको न्यूक्लियोसोम में नहीं मिलेगा, न्यूक्लियोसोम कॉम्प्लेक्स का ये पार्ट नहीं है, इट इज आउटसाइड द न्यूक्लियोसोम, ये पूरा न्यूक्लियोसोम है, ये पूरा न्यूक्लियोसोम है, दिस डीएनए प्लस हिस्टोन मॉलिक्यूल्स, कोर हिस्टोन मॉलिक्यूल्स। क्लियर है, H1 हिस्टोन जो है वो आपका न्यूक्लियोसोम का पार्ट नहीं है। यहाँ पे मैंने लास्ट क्लास अभी मैंने ये बताया था आपको कि सपोज दिस इज योर न्यूक्लियोसोम, ठीक है, यहाँ पे डीएनए है, फिर कुछ टाइम बाद न्यूक्लियोसोम बन रहा है, फिर डीएनए है, फिर कुछ टाइम बाद न्यूक्लियोसोम बन रहा है, ठीक है। सो द डीएनए विच इज प्रेजेंट बिटवीन द टू न्यूक्लियोसोम, इसे क्या कहा जाता है, लिंकर डीएनए कहा जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, लिंकर डीएनए कहते हैं। और यहीं पर ही आपको H1 प्रोटीन मिलेगा, यहीं पर ही आपको H1 प्रोटीन मिलेगा इस तरीके से, यानी कि आपका ये जो H1 प्रोटीन है ये लिंकर डीएनए से अटैच होता है, लिंकर डीएनए का पार्ट होता है, ये न्यूक्लियोसोम का पार्ट नहीं होता है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियोसोम। क्लियर।
नेक्स्ट फिगर में देखिए, आपको ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली हुई फिगर है, दिस फिगर, एंड यहाँ पे आपको बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर आराम से दिख जाएगा। अच्छा, ये बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है वो कैसे दिख रहा है कि जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा था, इन्होंने H1 प्रोटीन को रिमूव कर दिया था। H1 प्रोटीन्स आर रिमूव्ड, यहां से H1 प्रोटीन रिमूव कर दिए गए थे और उसके बाद जो स्ट्रक्चर हमें मिला था वो कुछ ऐसा था, लाइक दिस, विच इज अ बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। क्लियर है ये पार्ट? तो ओके, अब देखिए यहां पे ये जो बात कही गई है, ये टॉपिक क्या है? दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू योर यूकैरियोटिक क्रोमोसोम, फोल्डिंग एंड सुपर फोल्डिंग, फोल्डिंग एंड सुपर फोल्डिंग। ध्यान से सुनिएगा, इसे ध्यान से सुनिएगा। इतना बड़ा डीएनए को इतने से न्यूक्लियस में तुम्हें इकट्ठा करना है, तो उससे क्या करा तुमने उसके लिए? इसको एक मैं तुम्हें पिक्चर क्लियर कर देती हूँ। ये इतना बड़ा डीएनए है, इसको इस सेल के, इस न्यूक्लियस के अंदर तुम्हें डालना है, ठीक है? इस सेल के अंदर तुम्हें डालना है। तो सी, देखिए यहां पे आपको इसे इंसर्ट करना है, देन यहाँ पे पैकेज करना है, मतलब तो यहाँ पे आपने एक तरीका ये अपनाया कि आपने ये जो डीएनए था, क्रोमैटिन था, इसको आपने हिस्टोन प्रोटीन्स पे रैप अराउंड कर दिया, तो उसकी जो लंबाई थी वो कम हो गई। किसी भी चीज में तुम एक लंबी रस्सी लो और उस लंबी रस्सी का लेंथ देखो और तुम उस रस्सी में गांठ बांधना स्टार्ट कर दो और फिर तुम गांठ जो बंधी हुई है उस रस्सी की लेंथ देखो, तो तुम ये देखोगे कि वो जो गांठ बंधी हुई रस्सी है वो और छोटी हो गई है, राइट? तो अब यहाँ पे क्या करा गया है? फर्दर और ज्यादा सुपर फोल्डिंग करी गई है, डीएनए को और ज्यादा छोटा करने के लिए उसकी सुपर फोल्डिंग करी गई है। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, पहले जो डायमीटर था, हमने क्या पढ़ा था वॉटसन एंड क्रिक मॉडल में? हमने क्या पढ़ा था? डायमीटर ऑफ डीएनए इज 20 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 2 नैनोमीटर। तो एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में कन्वर्ट कीजिए, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 0.1 नैनोमीटर। तो 20 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 2 नैनोमीटर। 20 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 2 नैनोमीटर। तो यहाँ पे देखिए डायमीटर इंक्रीज हो रहा है और लेंथ जो है वो डिक्रीज हो रही है, राइट? डायमीटर इज कंप्लीटली कॉन्स्टेंटली इट इज इंक्रीजिंग। अभी देखते हैं डायमीटर कैसे इंक्रीज हो रहा है। जब तुमने सिंपल डीएनए लिया तो द डायमीटर वाज 2 नैनोमीटर। जब तुमने उस क्रोमैटिन को न्यूक्लियोसोम पे फोल्ड कर दिया, रैप अराउंड कर दिया, एक बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया, तब डायमीटर 2 से 11 नैनोमीटर हो गया। यानी कि ध्यान से देखो, ये जो डायमीटर है ये बढ़ता जा रहा है, बट जो लेंथ है वो कम हो रही है। कैसे कम हो रही है? देखिए, जब आपने इस बहुत सारे क्रोमैटिन को विच आर ऑन बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, यहां पे आपने क्या करा? अब देखिए, सी, यहां पे बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया था, बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया था। उसके बाद आपने इस तरीके के और ज्यादा जो न्यूक्लियोसोम थे उनको आपस में ही कॉइलिंग करवा दी, उनकी आपस में ही पैकेजिंग करा दी है, ठीक है? ध्यान से देखिए, 30 नैनोमीटर क्रोमैटिन फाइबर पैकेज न्यूक्लियोसोम। यहाँ पे पहले एक सिंगल न्यूक्लियोसोम का स्ट्रिंग था, अब यहाँ पे 2 न्यूक्लियोसोम का स्ट्रिंग है। उसके बाद आप और ज्यादा एक्सटेंडेड सुपर कॉइलिंग कराते हो, ठीक है? दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। मैं नाम दे रही हूं यहाँ पे, दिस इज न्यूक्लियोसोम, दिस इज सोलेनॉइड, दिस इज सुपर सोलेनॉइड, and this is chromatids, this is chromatid, and these are your chromosome, these are your chromosome। यानी कि
फोल्डिंग जो है वो बढ़ती जा रही है, फोल्डिंग बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से लेंथ ऑफ द डीएनए कम होता ही जा रही है। क्लियर? तो ये आपके नीट वगैरह जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है, इनमें क्या पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि आपको ऑप्शन दे देंगे कि कौन सा जो लाइन है वो करेक्ट है, कैसे कॉइलिंग कैसे होती है, न्यूक्लियोसोम, देन सोलेनोइड, देन सुपर सोलेनोइड, देन क्रोमैटिड, देन क्रोमोसोम। दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। तो आपसे सीक्वेंस पूछी जा सकती है कि सीक्वेंस बताइए कौन सी सही है। सो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। जैसे जैसे आप सीक्वेंस में आगे बढ़ते रहते हो, डायमीटर इंक्रीज होता रहता है, डायमीटर इज इंक्रीजिंग, बट जो लेंथ है वो डिक्रीज हो रही है, लेंथ है वो छोटा हो रहा है डीएनए, और ज्यादा लेंथ भी, ये वर्ड ठीक नहीं है, लेंथ भी डिक्रीज नहीं हो रही, डीएनए एक्चुअली पैकेज हो रहा है, डीएनए इज गेटिंग पैक्ड, राइट? यहां पे ये जो सारा है, इट इज ऑल डीएनए, सी इट इज ऑल डीएनए, ये पूरा का पूरा डीएनए है। सी हाउ मच डीएनए इज ऑक्यूपाइड इन अ क्रोमोसोम, इतना सारा डीएनए इट इज ऑक्यूपाइड इन अ क्रोमोसोम। सो एम आई क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है? ये मैंने 2014 से कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं, 2014 से 19 के बीच में, ये 5 मार्क्स के ही क्वेश्चन है, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 10 इयर्स से क्वेश्चन करवाऊंगी, और मैं उसमें आपको 1 मार्क 2 मार्क जितने भी मार्क्स के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन लेकर चलूंगी मैं, ठीक है? सबसे पहले तो स्टेट द सेंट्रल डोगमा एज प्रपोज्ड बाय फ्रांसिस क्रिक, ये हम कर चुके हैं। सेंट्रल डोगमा क्या कहता है कि ये जो डायरेक्शन होती है इंफॉर्मेशन की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है। इंफॉर्मेशन फ्लो कैसे करती है? यूनिडायरेक्शनल फ्लो में करती है, डीएनए से आरएनए एंड आरएनए से प्रोटीन, राइट? डीएनए से डीएनए की फॉर्मेशन को रेप्लिकेशन कहते हैं, डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, आरएनए से प्रोटीन की फॉर्मेशन को ट्रांसलेशन कहते हैं। बट इसका एक एक्सेप्शन बताया था मैंने, एक्सेप्शन बताया था किस ऑर्गेनिज्म में होता है ये एक्सेप्शन? वायरस में होता है, राइट? और वायरस में क्या था कि आरएनए से डीएनए बन रहा था, आरएनए से डीएनए बन रहा था, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर है? तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन रखो, सॉरी जो आपका मेथड है लिखने का उसे इजी और क्लियर लिखो। सपोर्ट योर आंसर विद अ रीजन एंड एन एग्जाम्पल। रीजन हमें एग्जाम्पल हमें पता लग गया, वायरस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, और रीजन क्या है? क्योंकि जो वायरसेस होते हैं, रीजन क्या है इसका? ध्यान से सुनो, वायरस जो होते हैं, क्यों वायरस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रेजेंट होता है? क्योंकि वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए नहीं है, वो आरएनए है। ध्यान से सुनिए, वायरस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, कुछ इस तरीके से दिखता है ना वायरस आपका। दिस इज योर हेड, प्रोटीनेशियस हेड, दिस इज द टेल, और अंदर आपका ये रहा आरएनए, ठीक है? और जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैसे ट्रेवल करती है? ओके, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैसे ट्रेवल करती है? डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, यानी इस हमेशा इसी फ्लो में, इसी डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन जाएगी। इवेंचुअली हमें डीएनए तो बनाना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। यानी अगर आपके पास आरएनए है, अगर आपके पास आरएनए है तो ऐसा नहीं है आप आरएनए से डायरेक्टली प्रोटीन बना लोगे, नहीं, आपको डीएनए तो बनाना ही पड़ेगा। तो जब हम आरएनए से डीएनए बनाते हैं तो हम कैसा डीएनए बनाते हैं? सी डीएनए बनाते हैं। इस टाइप के डीएनए को क्या कहते हैं? सी डीएनए। सी स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो आरएनए से पहले सी डीएनए बनता है, फिर इस सी डीएनए से दोबारा आरएनए बनता है, और फिर आपका प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे रीजन क्या है? रीजन ये है कि
virus has a RNA genetic material. Viruses contain RNA as a genetic material, and that's why they needed to be converted into first cDNA and then RNA and then protein. डायरेक्टली RNA से प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं हो सकती है, लिख लो. डायरेक्टली फ्रॉम RNA प्रोटीन कैन नॉट बी फॉर्म्ड. पहले वो RNA cDNA में कन्वर्ट होगा, फिर वहां से प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी. क्लियर. नेक्स्ट है हाउ, अच्छा दिस इज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ये हम आज की क्लास में पढ़ेंगे. हाउ आर द फॉलोइंग फॉर्म्ड एंड इन्वॉल्व्ड इन डीएनए पैकेजिंग इन अ न्यूक्लियस ऑफ अ सेल. हिस्टोन ऑक्टामर कैसे फॉर्म होता है बताया है तुम्हें कि H2A, H2B, H3, H4 प्रोटीन्स ज्वाइन करते हैं. इनकी एन टर्मिनल टेल जो होती है, एन टर्मिनल टेल जो होती है वो क्लीव ऑफ कर दी जाती है वाया प्रोटीएस, and that's how histone octamer are formed. How nucleosome are formed? Nucleosome consist of core histone, octamer plus DNA. और यहाँ पे आप DNA का साइज भी बताओगे. 200 बेस पेयर DNA जो है वो इन्वॉल्व होता है न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन में. एंड क्रोमैटिन क्या होता है? इट इज DNA प्लस RNA प्लस प्रोटीन. क्लियर है. नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन यूक्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन, ये भी हम अभी करेंगे. अगेन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल यानी कि आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जिसमें हम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करेंगे. व्हाट इज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, क्योंकि इतनी बार क्वेश्चन आ चुका है. ठीक है, चलिए ओके लेट्स स्टार्ट.